प्रजातांत्रिक स्वतंत्र भारत की तानाशाह ने आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल लगते ही लोगों में दहशत बनना तय था। कुछ ही समय में विपक्ष और विरोधी दल सलाखों के पीछे थे। अगर ये खबरें जनता तक पहुंचती तो जनता की नजरों में तानाशाह की छवि धूमिल हो सकती थी। मास मीडिया पर तानाशाह की लाठी पड़नी तय थी। तानाशाह का एक आदेश और सभी न्यूज़पेपर्स के पावर सप्लाई काट दिए। सत्ता के विरुद्ध कुछ भी छापना बर्बादी को आमंत्रण देने के समान था। अधिकतर अखबारों ने तानाशाह के खौफ से अपने मुख पर ताला लगा लिया। आपातकाल लगते ही प्रेस को दबोचना तानाशाह की प्रायोरिटी बन गई। प्रेस पर प्री सेंसरशिप थोप दिया गया और ये स्वतंत्र भारत में पहली बार हो रहा था। तानाशाह का दूसरा कदम था न्यूज एजेंसीज को मर्ज करना। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, समाचार भारती और हिंदुस्तान समाचार को मर्ज कर दिया। प्रिंट मीडिया कोई अकेला नहीं था जो तानाशाह के पैरों तले आकर रौंदा गया। प्रिंट मीडिया के साथ ही सिनेमा, टीवी और रेडियो पर भी सत्ता की सेंसरशिप वाली कैंची चला दी गई। तानाशाह को भय था कि कहीं स्वतंत्रता सेनानियों के लेख और नारे जो कि अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लिखे गए थे, उनके पुनः अखबारों में प्रकाशित होने पर जनता कहीं इन नारों को तानाशाह के तानाशाही के विरुद्ध न प्रयोग करने लगे। हम भारतीयों की एक बहुत बुरी आदत है। हम इतिहास और इतिहास में हमारे साथ होने वाली बर्बरता को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम इतिहास को इस प्रकार नजरअंदाज कर देते हैं कि जिन्होंने इतिहास में हमारे पूर्वजों का गला काटा होता है, हम उन्हीं को गले लगाते हैं और सर पर बिठाते हैं। वास्तविकता से पूर्णतः अनभिज्ञ हम एक तरफा प्रेम की बलि चढ़ जाते हैं, और खासकर तब जब हमारा कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम इतिहास के पन्नों को व्हाइट वॉश कर हमें अंधकार में रखता हो। उन्हीं व्हाइट वॉश्ड काले अध्यायों में आपातकाल भी शामिल है, जिससे भली भांति ज्ञात होने के बाद भी कुछ दल या तो इस पर चर्चा करने से पूरी तरह कतराते हैं या फिर इस इतिहास को व्हाइट वॉश कर ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे तानाशाह ने कभी चाहा था। आज जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह घोषित कर चुके हैं, वो शायद तानाशाही का वास्तविक अर्थ और आपातकाल के समय फैलाए एक तानाशाह के आतंक को भूल गए हैं। लेकिन सत्य सूर्य के प्रकाश के समान है। आप कितना भी आंखें बंद कर लो, वो आपकी आंखें बंद कर लेने से लोप नहीं हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों और दलों को वास्तविक तानाशाह और तानाशाही के दर्शन कराने के लिए आपातकाल के उन काले अध्यायों को पलटना आवश्यक हो गया है, और कुरुक्षेत्र इस कार्य को भली भांति करना जानता है। वेलकम अगेन टू द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ स्वतंत्र भारत हिस्ट्री। दिनांक था 25 जून 1975। प्रजातांत्रिक स्वतंत्र भारत की तानाशाह ने आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल लगते ही लोगों में दहशत बनना तय था। कुछ ही समय में विपक्ष और विरोधी दल सलाखों के पीछे थे। लेकिन ये गिरफ्तारियां कोई अचानक नहीं हुई थी। ऐसे जटिल कार्यों के लिए पूर्व से ही मीसा और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को सशक्त कर दिया गया था, और आपातकाल लगते ही विरोधियों पर तानाशाह की लाठी का जोरदार प्रहार हुआ। अगर ये खबरें जनता तक पहुँचती तो जनता की नजरों में तानाशाह की छवि धूमिल हो सकती थी। ऐसे में आवश्यकता थी इन खबरों को दबाने की। अतः मास मीडिया पर तानाशाह की लाठी पड़नी तय थी। तानाशाह का एक आदेश और सभी न्यूज़पेपर्स के पावर सप्लाई काट दिए गए। मंशा स्पष्ट था, कैसे भी इन खबरों को जनता तक नहीं पहुंचने देना था। पूरी की पूरी मास मीडिया पर सरकारी कैंची चला दी गई। सत्ता के विरुद्ध कुछ भी छापना बर्बादी को आमंत्रण देने के समान था। अधिकतर अखबारों ने तानाशाह के खौफ से अपने मुख पर ताला लगा लिया था। लेकिन कुछ अखबार ऐसे भी थे जिन्होंने सत्ता के विरुद्ध जाने का साहस किया। लेकिन अफसोस, ऐसे निर्भीक योद्धाओं को भारी कीमत चुकानी पड़ी। आपातकाल लगते ही सभी न्यूज़पेपर्स की पावर सप्लाई काट दी गई थी। लेकिन भाग्यवश सत्ताधारियों के कुछ गलतियों की वजह से हिंदुस्तान टाइम्स और द स्टेट्समैन की पावर सप्लाई नहीं कटी थी। हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर बीजी वर्गीस आधी रात को 26 जून का संस्करण छापने के लिए ऑफिस पहुंचे। वो लगभग 1000 कॉपी से प्रिंट कर पाए थे कि तभी इसकी खबर सत्ता तक पहुंचते ही बिजली काट दी गई और प्रिंटिंग बंद करा दी गई। जो 1000 कॉपीज प्रिंट हो चुकी थी उन्हें 26 जून को सर्कुलेट किया गया, परंतु बीजी वर्गीस को इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ी। के बिरला हिंदुस्तान टाइम्स के ओनर थे, और ऐसे में राज्यसभा की सीट के लालच में उन्होंने तानाशाह का साथ देते हुए बीजी वर्गीस को बर्खास्त कर दिया। ये तो बस एक घटना थी जिसका मैंने वर्णन किया। ऐसी हजारों घटनाएं थी जहां सत्ता के विरुद्ध जाने के लिए हजारों पत्रकारों और उनकी पत्रकारिता को कुचल दिया गया। कुछ ऐसा ही साहस इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन ने दिखाने का दुस्साहस किया, जिसके परिणाम स्वरूप इंडियन एक्सप्रेस के पब्लिशर रामनाथ गोयनका और द स्टेट्समैन के चीफ एडिटर CR ईरानी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन से सारे एडवर्टीजमेंट छीन लिए गए और इन्हें इकोनॉमिकली कमजोर कर दिया गया। 29 जुलाई 1975 को VC शुक्ला, जो कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मीटिंग अरेंज किया जिसमें सेंसरशिप के तमाम गाइडलाइंस तैयार किए गए। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर AR बाजी को सभी समाचार पत्रों को 3 कैटेगरीज में बांटने का कार्य सौंपा गया। पहले जो गवर्नमेंट फ्रेंडली थे, दूसरे जो न्यूट्रल थे, और तीसरे जो गवर्नमेंट के लिए हॉस्टाइल थे। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन को हॉस्टाइल वाले कैटेगरी में रखा गया, तो वहीं द हिंदू और अमृत बाजार पत्रिका को गवर्नमेंट फ्रेंडली वाले कैटेगरी में रखा गया। इस क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य था कि किन पत्रिकाओं को आर्थिक मदद देनी थी
और कहां से आर्थिक सहयोग पूरी तरह से बंद कर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करना था। जो अखबार और पत्रिकाएं सरकार की आलोचक थी और जिन्हें हॉस्टाइल कैटेगरी में रखा गया था, उन्हें एडवर्टीजमेंट्स मिलने बंद हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ जो अखबार और पत्रिकाएं सरकार की चापलूस थी, उन्हें भर भर के एडवर्टीजमेंट्स दिए गए। इसके परिणाम स्वरूप अमर बाजार पत्रिका और नेशनल हेराल्ड के सर्कुलेशन कम होने के बावजूद उन्हें औकात से ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स मिले, जिससे वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन के बढ़ते सर्कुलेशन के बावजूद एडवर्टीजमेंट्स न देकर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया गया। जो अखबार और पत्रिकाएं हॉस्टाइल कैटेगरी में थी, पहले तो उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया गया और फिर उन पर पूरी तरह से सेंसरशिप की कैंची चला दी गई, जिसके उपरांत उन्हें सरकार के विरुद्ध कुछ भी छापने की अनुमति नहीं थी। आपातकाल लगते ही प्रेस को दबोचना तानाशाह की प्रायोरिटी बन गई। प्रेस पर प्री सेंसरशिप थोप दिया गया और ये स्वतंत्र भारत में पहली बार हो रहा था। कुछ भी छापने से पहले तानाशाह की अनुमति लेना अनिवार्य था। तानाशाह के विरुद्ध कुछ भी नहीं छापा जा सकता था। जगह जगह ऑफिस सेटअप किए गए, जहाँ से प्रेस ऑफिसर सभी समाचार पत्रों पर निगरानी रख सके। कुछ भी छापने से पहले ऑफिसर की स्वीकृति लेना अनिवार्य था। 1968 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को दिए गए बयान में जिस इंदिरा गांधी का मानना था कि प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करना प्रजातंत्र को संरक्षित करने के समान है, प्रेस का यह दायित्व है कि सरकार के गलत नीतियों का विरोध करे, वही इंदिरा गांधी प्रेस को अपने पैरों तले रौंदने को तत्पर थी। प्रेस के पावर्स को प्रतिबंधित करने के लिए इंदिरा गांधी ने जो कारण दिए वो बिना सिर पैर के थे। उनका मानना था कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और सोशल जस्टिस, सिविल लिबर्टीज और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ऐसे तर्क देना जघन्य मूर्खता है, क्योंकि सोशल जस्टिस और सिविल लिबर्टीज कैन कोएक्सिस्ट, दोनों में दिस और दैट का ऑप्शन देना विशुद्ध मूर्खता है। इंदिरा गांधी का आगे मानना था कि प्रेस सरकार के विकास कार्य में बाधक बन रहा था। इस कारण प्रेस के फ्रीडम को नियंत्रित करना अनिवार्य हो गया था। प्रेस को कुचलने के लिए मेनली 3 तरीके अपनाए गए। पहला, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अखबार और पत्रिकाओं को गवर्नमेंट फ्रेंडली और हॉस्टाइल में कैटेगराइज करके उन्हें एडवर्टीजमेंट्स देना या न देना, जिससे क्रिटिक्स को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। तानाशाह का दूसरा कदम था न्यूज एजेंसीज को मर्ज करना। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, समाचार भारती और हिंदुस्तान समाचार को मर्ज कर दिया गया, जिससे कि समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। और जब इन सबसे भी बात न बने तो तीसरा कदम था प्रेस का गला पकड़ के दबा देना। जिन पत्रकारों ने तानाशाह को अनसुना किया, उन पर गलत आरोप लगाकर उनको अंदर कर दिया जाता, प्रिंट्स कम कर दिए जाते, कंप्लीट शटडाउन के थ्रेट्स मिलते, घर वालों को गिरफ्तारी की धमकियां दी जाती। आपातकाल के दौरान अगर कुछ छापा जा सकता था तो वो बस तानाशाह के गुणगान थे। अखबारों पर इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे कि कुछ भी छापना मुश्किल हो गया था। कभी कभी तो हद हो जाती थी जब अखबारों में खबरों की जगह कुकिंग रेसिपीज और अन्य तमाम प्रकार की इरेलेवेंट बातें छाप दी जाती थी। सत्ता के प्रेस पर चले इस कैंची का विरोध करने के लिए कुछ समाचार पत्रों ने खाली पन्ने प्रकाशित करने आरंभ कर दिए, तो वहीं कुछ अखबार स्वतंत्रता सेनानियों के नारे और लेख छापने लगे। 28 जून 1975 के संस्करण में इंडियन एक्सप्रेस ने खाली पन्ने छापे, तो वहीं फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड हेल्ड हाई को प्रकाशित किया। लेकिन तानाशाह उठते आवाजों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। नए गाइडलाइंस जारी किए गए, जिसमें एडिटोरियल पेजेस को ब्लैंक छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को कोट करना इलीगल हो गया। MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर के नारे और लेखों को प्रकाशित करने पर बैन लगा दिया गया। तानाशाह को भय था कि कहीं स्वतंत्रता सेनानियों के लेख और नारे, जो कि अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लिखे गए थे, उनके पुनः अखबारों में प्रकाशित होने पर जनता कहीं इन नारों को तानाशाह के तानाशाही के विरुद्ध न प्रयोग करने लगे। ऐसा होने पर तानाशाह की छवि को धक्का लग सकता था और सत्ता हाथ से फिसलने का खतरा मंडराने लगता। तानाशाह के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए लगभग 250 वरिष्ठ पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कुलदीप नायर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पत्रकार भी शामिल थे, जिन पर मीसा लगाकर अंदर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 7 विदेशी पत्रकारों को बर्खास्त कर दिया गया और 29 पत्रकारों के वीजा रिजेक्ट कर दिए गए। एक तरफ ऐसे पत्रकार थे जो सत्ताधारियों की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने का साहस कर रहे थे, अपनी परवाह किए बिना, तो दूसरी तरफ ऐसे भी समाचार पत्र और पत्रकार थे जो पूरे दिल से सत्ता के तलवे चाट रहे थे। द हिंदू और अमृत बाजार पत्रिका, जिन्हें गवर्नमेंट फ्रेंडली कैटेगरी में रखा गया था, वो सत्ता के पपेट्स बन चुके थे और तानाशाह की बोली बोलने लगे थे। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के एडिटर खुशवंत सिन्हा खुलेआम इंदिरा गांधी और आपातकाल का समर्थन कर रहे थे। उनका कहना था कि जो भी वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे वो विपक्ष की चाल थी, जिसे इंदिरा गांधी को बदनाम करके उन्हें रिजाइन करने को विवश कर दिया जाए। मीडिया के इस गिरे स्टैंडर्ड पर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि जब इंदिरा गांधी ने मीडिया को झुकने मात्र को कहा, तब मीडिया क्रॉल करने लगी। आडवाणी जी आगे कहते हैं कि सेंसरशिप लगने के बाद एक से दूसरे अखबार में कोई अंतर नहीं रह गया था, सारे अखबार एक ही बोली बोल रहे थे, तानाशाह की बोली। प्रिंट मीडिया कोई अकेला नहीं था जो तानाशाह के पैरों तले आकर रौंदा गया। प्रिंट मीडिया के साथ ही सिनेमा
टीवी और रेडियो पर भी सत्ता की सेंसरशिप वाली कैंची चला दी गई। टीवी पर वही दिखाया जाता था जो तानाशाह की छवि को बेहतर बना सके। विपक्ष की गिरफ्तारी, इलीगल डिटेंशन, कैदियों पर जेलों में किए जाने वाले जुल्म और जनता पर तानाशाह के अत्याचारों को न दिखाकर फैमिली प्लानिंग, स्वास्थ्य संबंधित सलाह और नए नए एग्रीकल्चरल टेक्निक्स सिखाए जा रहे थे। समाचार चैनल्स पर समाचार दिखाने की बजाय ये समझाने का प्रयत्न किया जा रहा था कि सत्ता का 20 पॉइंट प्रोग्राम कैसे भारत को विकास के पथ पर ले जाने वाला था। विपक्ष की आवाज दूर दूर तक कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे थे जिसमें इंदिरा गांधी को दुर्गा माता और भारत माता के रूप में पोर्ट्रे किया जा रहा था। इन पोस्टर्स पर लिखे जा रहे थे, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और इंदिरा का विरोध देश के प्रति द्रोह था। ऑल इंडिया रेडियो को स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया कि ऐसा कोई भी समाचार न चलाया जाए जो सरकार विरोधी हो। रेडियो और टीवी को इस प्रकार खुलेआम कुचलने के लिए सरकार की कड़ी निंदा हो रही थी, जिसका उत्तर देते हुए 9 सितंबर 1975 को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन डायरेक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी ने कहा कि रेडियो और टीवी सरकारी अंग है और उन पर केवल वही चलाया जाएगा जो सरकार चाहेगी। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जॉन ग्रियर्सन के सुझाव पर फिल्म डिवीजन बनाया गया, जिसका काम था ऐसे फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करना जो सरकार के नीतियों की प्रशंसा कर सके। इसी दौरान एक फिल्म बनाया गया, अ न्यू एरा बिगिंस। इस फिल्म में एक तरफ सत्ता की जमकर सराहना की गई तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं की तुलना हिटलर जैसे तानाशाह से की गई। फिल्म में दिखाया गया कि विपक्ष के ये नेता भारत से प्रजातंत्र खत्म करना चाहते थे। ऐसी हिपोक्रेसी और आयरनी देखकर खुद आयरनी भी सर पटक पटक कर जान देते। यानी कि एक तानाशाह जो खुद दूसरों पर अत्याचार कर रही थी, वो उल्टा उन्हीं लोगों को तानाशाह बता रही थी। ऐसी फिल्में तो बनाई जा रही थी जो सत्ता की चरण वंदना करती थी, लेकिन तानाशाह के लिए इतना पर्याप्त नहीं था। अपनी प्रशंसा में फिल्में बनवाने के साथ साथ ऐसी फिल्मों पर कैंची चलाना भी अनिवार्य था जिनसे विरोधाभास की बू आती हो। अतः सेंसरशिप की कैंची फिल्मों पर भी चलने लगी। ऐसा कहा जाता है कि फिल्में समाज का दर्पण होती है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक विषयों पर फिल्में बनाकर जनता को जागरूक किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कर पाना असंभव कर दिया गया था। अगर कोई फिल्म निर्माता ऐसी फिल्में बनाने का साहस भी कर लेता तो अंततः सत्ता की कैंची उसे काटने में विलंब नहीं करती। फिल्मों के माध्यम से विपक्ष को जितना चाहे डिफेम किया जा सकता था, परंतु सत्ता से पंगा मौत से पंगा लेने के जैसा था। ऐसे समय में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा देखने को मिला था। किस्सा कुर्सी का टाइटल से एक फिल्म बनाई गई जिसमें कुर्सी के भूखे नेताओं को दिखाया गया था और साथ ही इंदिरा गांधी के शासन में हुए कई स्कैंडल्स को भी दिखाया गया था। बात साफ थी, फिल्म पर सत्ता की कैंची चलनी तय थी। अप्रैल 1975 में जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास आई तब कुछ सीन्स काटने के पश्चात फिल्म को सेंसर बोर्ड से यू सर्टिफिकेट दिया गया, लेकिन सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने आखिरी निर्णय के लिए फिल्म को इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में रेफर किया। फिल्म के प्रोड्यूसर अमृत नहाता ने सुप्रीम कोर्ट में सेंसर बोर्ड के रिकमेंडेशन के अनुसार क्लियरेंस देने की अपील की, लेकिन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वीसी शुक्ला ने बोर्ड के रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करते हुए फिल्म के सभी प्रिंट्स को सीज करने का आदेश दिया। जल्द ही फिल्म के सारे ट्रेसेस मिटा दिए गए और जुडिशरी तमाशा बनकर रह गई। यहाँ तक कि ऐसी फिल्में जो राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम के थीम पर बनाई गई थी, उन सब पर भी बैन लगा दिए गए। जो दशा किस्सा कुर्सी का फिल्म की हुई, ठीक वही आंदोलन फिल्म की हुई। सेंसर बोर्ड से यू सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर फिल्म पर सत्ता की कैंची चला दी गई। कारण फिर वही, कहीं जनता इन फिल्मों से प्रेरित होकर तानाशाह के विरुद्ध बगावत न कर दे। भारतीय फिल्मों के साथ साथ ऐसी विदेशी फिल्मों पर भी बैन लगा दिए गए जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल था। मिला जुला कर देखा जाए तो आपातकाल के दौरान मीडिया की दुर्दशा हो गई थी। सेंसरशिप ने मीडिया को पूर्ण रूप से जकड़ लिया था। मीडिया चाह कर भी जनता तक सही खबरें नहीं पहुंचा सकता था। मीडिया तानाशाह के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था, जिसका उपयोग तानाशाह मनचाहे ढंग से कर रही थी। मीडिया जनता को भ्रमित करके तानाशाह की छवि सुधारने में लगा था। आज जो लोग वर्तमान में मीडिया को गोदी मीडिया की उपाधि देते हैं, वो या तो आपातकाल में हुए मीडिया की दुर्दशा से अज्ञात है या फिर ऐसे लोग झूठे और धूर्त हैं। मीडिया को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और इसका स्वतंत्र रहना एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है। मीडिया का कार्य बायसेस को छोड़कर सत्य दिखाना और जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाना है, और ये वर्तमान में भी उतना ही एप्लीकेबल है। आपातकाल में मीडिया की जो दुर्दशा हुई वैसा पुनः कभी न हो। इस वीडियो में हम आपातकाल से संबंधित सब कुछ कवर करना चाहते थे, लेकिन ऐसे में वीडियो बहुत लंबी हो जाती, अतः इस वीडियो को हमें मीडिया के सेंसरशिप तक ही सीमित करना पड़ा। अगले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जेलों में बंद कैदियों के साथ अमानवीय बर्ताव किए गए, कैसे जबरन नशबंदी किया गया और कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। तब तक के लिए हर हर महादेव।